आज हम दिल्ली सल्तनत के कैसे दौर में उतर रहे हैं जहां बड़े बड़े सपने थे, हैरान करने वाले फैसले थे और एक ऐसा वंश था जिसके सुल्तानों की विरासत आज भी इतिहासकारों को उलझा देती है। हम बात कर रहे हैं तुगलक वंश की। और ये उलझन ही इस कहानी को दिलचस्प बनाती है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें दो बिल्कुल अलग अलग मिजाज के शासकों की तस्वीर दिखाते हैं। हाँ। एक तरफ है मोहम्मद बिन तुगलक, सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा, सबसे बुद्धिमान सुल्तान, जिसे लोग पागल भी कहते थे। और दूसरी तरफ है उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक, एक महान निर्माता और सुधारक, जिसे कुछ इतिहासकार सल्तनत काल का अकबर तक कह देते हैं। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि ये समझना है कि क्यों एक की बुद्धिमानी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई और कैसे दूसरे ने बिखरे हुए साम्राज्य को जोड़ने के लिए एक अलग ही रास्ता अपनाया। हम इन दोनों की सोच और उनके फैसलों के पीछे छिपे विरोधाभासों की गांठें खोलेंगे। तो चलिए इस कहानी में गहरी डुबकी लगाते हैं। कहानी का पहला और सबसे दिलचस्प किरदार है मोहम्मद बिन तुगलक। उसे कई नाम दिए गए, धनवानों का राजकुमार, विरोधी तत्वों का मिश्रण और सबसे मशहूर बुद्धिमान मूर्ख। हाँ, ये वो सुल्तान था जो खगोल विज्ञान, गणित, दर्शन सब जानता था, लेकिन उसके फैसले हमेशा जमीन से कटे हुए लगते थे। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या वो वाकई एक पागल जीनियस था या बस एक ऐसा बुद्धिजीवी जो सत्ता के शिखर पर बैठकर जमीनी हकीकत भूल गया था। हाँ, और उसकी 3 बड़ी योजनाएं इस बहस को और हवा देती हैं। बिल्कुल। पहली और सबसे नाटकीय थी राजधानी बदलने की योजना। दिल्ली से दौलताबाद, मतलब आज के महाराष्ट्र में। ये तो करीब 1500 किलोमीटर का सफर है। सोचिए जरा, उस जमाने में ये फैसला लेना ही अपने आप में कमाल है। लेकिन इसके पीछे सोच क्या थी? देखो, सोच बड़ी रणनीतिक थी। पहली वजह थी मंगोलों के लगातार हो रहे हमले, जिनसे दिल्ली असुरक्षित हो गई थी। अच्छा। और दूसरी वजह देवगिरी यानी दौलताबाद उसके विशाल साम्राज्य के लगभग बीच में पड़ता था। वहां से उत्तर और दक्षिण भारत दोनों पर नजर रखना आसान था। तो कागज पर तो एक बेहतरीन योजना थी, लेकिन असलियत में तो ये एक आपदा बन गई। बिल्कुल, क्योंकि विचार कितना भी अच्छा हो, उसे लागू करने का तरीका मायने रखता है। तुगलक ने सिर्फ दफ्तर और सेना को नहीं, बल्कि दिल्ली की पूरी आबादी को दौलताबाद जाने का फरमान सुना दिया। पूरी आबादी को? हाँ। मोरक्को का यात्री इब्ने बतूता, जो उसी के दरबार में था, लिखता है कि दिल्ली वीरान हो गई थी। लोगों को जबरदस्ती भेजा गया, रास्ते में हजारों लोग मारे गए, और फिर कुछ साल बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। हाँ, और सबको वापस दिल्ली आने का हुक्म दे दिया गया। ये तो किसी बुरे सपने जैसा लगता है। और उसकी दूसरी बड़ी योजना सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी, वो भी कुछ ऐसी ही थी। वो तो और भी बड़ी मिसाल है। उसने चांदी के सिक्कों की जगह तांबे और कांसे के सिक्के चलाए और ऐलान कर दिया कि उनकी कीमत चांदी के सिक्कों के बराबर होगी। ये विचार तो आज की कागजी मुद्रा जैसा ही है, मतलब अपने समय से बहुत आगे, सदियों आगे। चीन में यह प्रयोग सफल हो भी चुका था। तो फिर यहाँ क्या गड़बड़ हो गई? गड़बड़ ये हुई कि उसने सिक्कों की ढलाई पर सरकारी नियंत्रण नहीं रखा। ओहो। नतीजा, हर घर टकसाल बन गया। लोगों ने अपने घरों में ही तांबे के बर्तन गला गलाकर नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। बाजार नकली सिक्कों से भर गया। असली चांदी के सिक्के लोगों ने छिपा लिए और पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। और फिर सुल्तान को क्या करना पड़ा? अंत में सुल्तान को अपने ही तांबे के सिक्के वापस लेकर लोगों को खजाने से चांदी के सिक्के देने पड़े, जिससे शाही खजाना लगभग खाली हो गया। मतलब ये कि उसके सारे फैसले, चाहे वो राजधानी बदलना हो या टोकन करेंसी, कागज पर तो बहुत आधुनिक लगते थे। यही तो उसकी त्रासदी है। शायद उसकी असली नाकामी ये थी कि वो ये समझ ही नहीं पाया कि एक विचार कितना भी क्रांतिकारी क्यों ना हो, उसे लागू करने के लिए समाज और आम इंसान की हकीकत को साथ लेके चलना पड़ता है। अका था तो टैक्स बढ़ाना तार्किक लगता था, लेकिन उसने ये फैसला ठीक उस वक्त लिया जब वहां भयानक अकाल पड़ा हुआ था। तो जाहिर है नतीजा बहुत बुरा हुआ होगा। नतीजा ये हुआ कि किसान अपनी जमीनें छोड़कर जंगलों में भाग गए और विद्रोह हो गया। एक तरफ उसकी योजनाएं जनता पर कहर ढा रही थीं, तो दूसरी तरफ उस सती प्रथा जैसी कुरीतियों को रोकने की भी सोच रहा था। ये विरोधाभास ही शायद मोहम्मद बिन तुगलक की असली कहानी है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। वो सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सती प्रथा को रोकने की कोशिश की। अच्छा। उसने आदेश दिया कि किसी भी महिला को सती होने से पहले सुल्तान की इजाजत लेनी होगी, और इजाजत आसानी से नहीं दी जाती थी। ये उस दौर के हिसाब से एक बहुत बड़ा और प्रगतिशील कदम था। तो एक ही इंसान में इतनी अच्छाई और इतनी, कह सकते हैं कि जमीनी समझ की कमी
कैसे हो सकती है? शायद इसीलिए इब्न बतूता उससे इतना प्रभावित भी था और डरा हुआ भी। इब्न बतूता, हाँ वो तो उसी के समय आया था। बिल्कुल। इब्न बतूता लिखता है कि जब उसे दिल्ली का काजी बनाया गया तो उसे बड़ी हैरानी हुई। वो एक विदेशी था, लेकिन सुल्तान ने सिर्फ उसकी काबिलियत देखकर सल्तनत का सबसे बड़ा न्यायिक पद उसे सौंप दिया। ये तो दिखाता है कि उसके दरबार में प्रतिभा की कद्र थी। बहुत कद्र थी, लेकिन साथ ही वो ये भी लिखता है कि सुल्तान छोटी छोटी गलतियों पर भी भयानक सजाएं देता था। वो एक ही समय में सबसे उदार भी था और सबसे क्रूर भी। मोहम्मद बिन तुगलक के इस 26 साल के तूफानी शासन के बाद सल्तनत को यकीनन एक मरहम की जरूरत थी। एक ऐसे शासक की जो बड़े बड़े ख्वाब दिखाने के बजाय बिगड़ी हुई चीजों को सुधारे। हाँ, और यहीं से कहानी में फिरोज शाह तुगलक की एंट्री होती है। बिल्कुल। फिरोज शाह अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक का कह सकते हैं बिल्कुल उल्टा था। वो कोई महान योद्धा या दूरदर्शी विचारक नहीं था, बल्कि एक प्रशासक था, एक निर्माता था। उसका ध्यान सल्तनत को संभालने पर था। हाँ, जो कुछ बचा है उसे संभालने और बेहतर बनाने पर। उसने आते ही सबसे पहले उन सभी कर्जों को माफ कर दिया जो उसके भाई के समय में लोगों पर चढ़ गए थे। और उसका सबसे बड़ा काम था निर्माण। उसने शहर बसाए, नहरें बनवाईं, पुरानी इमारतों की मरम्मत करवाई। हाँ, उसने 5 बड़े शहर बसाए, हरियाणा में फतेहाबाद और हिसार, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद और जौनपुर, और पंजाब में फिरोजपुर। जौनपुर का नाम तो मैंने सुना है, उसने अपने भाई के नाम पर रखा था। हाँ, जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर। उसने सिंचाई के लिए नहरों का एक जाल बिछवा दिया, जिससे खेती बाड़ी में जबरदस्त सुधार हुआ। और कुतुब मीनार की भी मरम्मत करवाई थी उसने। हाँ, जब आसमानी बिजली से कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल टूट गई तो उसने न सिर्फ उसकी मरम्मत करवाई, बल्कि एक और मंजिल बनवाकर उसे पहले से भी ऊंचा कर दिया। उसका मकसद था सल्तनत को एक स्थिर और समृद्ध राज्य बनाना। निर्माण के अलावा उसने प्रशासन में कुछ ऐसे विभाग बनाए जो आज भी हमें हैरान करते हैं, जैसे कि बेरोजगारों के लिए रोजगार दफ्तर। ये उस समय की एक क्रांतिकारी सोच थी। उसने एक दफ्तर बनाया जहां बेरोजगार लोग अपना नाम दर्ज करवाते थे और सल्तनत उन्हें उनकी योग्यता के हिसाब से काम दिलाने की कोशिश करती थी। और एक दान विभाग भी था। हाँ, दीवाने खैरात। ये विभाग गरीब लड़कियों की शादी, विधवाओं और अनाथों की मदद के लिए दान देता था। लेकिन एक मिनट, गुलामों के लिए भी एक अलग विभाग था, दीवाने बंदगान। आज के समय से देखें तो ये बहुत अजीब लगता है। क्या ये उनकी भलाई के लिए था या उन्हें बेहतर तरीके से नियंत्रित करने का एक जरिया था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। फिरोज को गुलाम रखने का बहुत शौक था और उसके पास करीब 1,80,000 गुलाम थे। 1,80,000? हाँ, तो ये विभाग इन्हीं गुलामों के प्रबंधन, उनकी ट्रेनिंग और उनके कामों की देखरेख के लिए था। एक तरह से ये उनकी भलाई के लिए भी था, क्योंकि उन्हें खाना, कपड़ा और ट्रेनिंग मिलती थी। लेकिन असली मकसद था सल्तनत के लिए एक वफादार और प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करना। मतलब कल्याण और नियंत्रण का एक मिला-जुला मॉडल था। बिल्कुल। और उसे सल्तनत काल का अकबर क्यों कहा जाता है? उसकी एक खास नीति की वजह से उसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिसका काम संस्कृत के प्राचीन ज्ञान विज्ञान के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करना था। अच्छा। वो ज्वालामुखी मंदिर से कुछ दुर्लभ संस्कृत पांडुलिपियां लाया और उनका अनुवाद करवाया। ज्ञान और संस्कृति को इस तरह बढ़ावा देना, अलग अलग सभ्यताओं के बीच पुल बनाने की एक कोशिश अकबर की नीतियों की याद दिलाती है। इसलिए इतिहासकार उसे ये उपाधि देते हैं। तो एक तरफ रोजगार दफ्तर, खैराती अस्पताल, अनुवाद विभाग, ये सब तो बहुत लोक कल्याणकारी काम लगते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। उसकी टैक्स नीतियां काफी कठोर थीं। हाँ, और यहीं पर फिरोज शाह का प्रैग्मेटिक यानी यथार्थवादी रूप सामने आता है। वो सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, जिन्हें इससे पहले छूट मिली हुई थी। हाँ, शायद अपने इन सारे निर्माण और कल्याणकारी कामों के लिए उसे पैसे की सख्त जरूरत थी। और मैंने एक खुम्स नाम के टैक्स के बारे में पढ़ा है। ये तो और भी अजीब है। इसका मतलब था कि सल्तनत लुटेरों से हफ्ता वसूल रही थी। ये प्रशासन चलाने का कौन सा तरीका था? आपकी बात एक तरह से सही है। खुम्स का मतलब था लूट के माल पर लगने वाला टैक्स। इस्लामी कानून के हिसाब से युद्ध में लूटे गए माल का 20% हिस्सा सुल्तान का होता था। लेकिन फिरोज ने इसकी परिभाषा बदल दी। कैसे? ये सिर्फ आमदनी बढ़ाने का जरिया नहीं था, बल्कि एक तरह से राज्य के नियंत्रण से बाहर हो रही गतिविधियों को कंट्रोल करने की कोशिश थी। सल्तनत कह रही थी, हम तुम्हें लूटने से रोक नहीं सकते, तो कम से कम इस लूटमार को एक सिस्टम में बांधकर उससे राजस्व तो कमा ही सकते हैं। ये तो सल्तनत की कमजोर होती सैन्य ताकत का भी संकेत हो सकता है। बिल्कुल।
तो एक तरफ जन कल्याण और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को बढ़ावा। सुना है उसने सरकारी नौकरियों में रिश्वत को भी मंजूरी दे दी थी। हाँ, ये एक और विरोधाभास है। एक कहानी मिलती है कि एक सैनिक सुल्तान के पास शिकायत लेकर आया कि दफ्तर का क्लर्क बिना रिश्वत लिए उसकी तनख्वाह पास नहीं कर रहा। तो सुल्तान ने उसे डांटा होगा। नहीं, डांटने के बजाय अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर उस सैनिक को दिया और कहा, जाओ उसे दे दो और अपना काम करवा लो। उसका मानना था कि थोड़ी बहुत रिश्वत से अगर प्रशासन का पहिया चलता रहता है तो चलने दो। ये तो बहुत ही यथार्थवादी लेकिन दूरगामी दृष्टि से खतरनाक नीति थी। बिल्कुल। तो फिरोज शाह के बाद इन नीतियों का असर दिखना शुरू हो गया होगा। वंश का पतन कैसे हुआ? फिरोज शाह की मौत के बाद तुगलक वंश ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। उसके उत्तराधिकारी कमजोर थे और उसकी नीतियों ने, जैसे कि पदों को वंशानुगत बना देना हाँ, और अमीरों को ज्यादा स्वायत्तता देना, इन सब ने सल्तनत को अंदर से खोखला कर दिया था। और फिर 1398 में वो आखिरी कील ठुकी जब तैमूर लंग ने भारत पर हमला किया। तैमूर का हमला दिल्ली के लिए एक प्रलय जैसा था। बिल्कुल। उस समय नासिरुद्दीन महमूद शाह नाम का एक कमजोर सुल्तान राज कर रहा था। तैमूर ने दिल्ली में भयानक कत्लेआम और लूटपाट की। और जब वो वापस जा रहा था तो उसने अपने जीते हुए इलाकों की जिम्मेदारी अपने गवर्नर खिज्र खां को सौंप दी। इसी खिज्र खां ने मौके का फायदा उठाया और 1414 में दिल्ली पर कब्जा करके सैयद वंश की नींव रखी। और सैयद वंश सल्तनत के बाकी वंशों से बिल्कुल अलग था। हाँ, 2 मामलों में। पहली बात, इसके संस्थापक खिज्र खां ने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। अच्छा। वो खुद को तैमूर के वंशजों का प्रतिनिधि मानता था, इसलिए उसने रईते आला यानी मुख्य प्रजा की उपाधि धारण की। ये दिखाता है कि दिल्ली की सल्तनत अब कितनी कमजोर हो चुकी थी। कि उसका शासक खुद को किसी बाहरी ताकत का गवर्नर मान रहा था। और दूसरी खासियत थी उनका शिया होना। इसका क्या महत्व था? ये एक बड़ा धार्मिक और राजनीतिक बदलाव था। उस दौर में जब सल्तनत की ज्यादातर अमीर, सेना और उलेमा यानी धर्मगुरु सुन्नी थे, एक शिया वंश का सत्ता में आना अपने आप में एक बेचैनी पैदा करता था। तो उन्हें कभी पूरा समर्थन नहीं मिला होगा? बिल्कुल। उनकी वैधता पर हमेशा एक सवालिया निशान लगा रहा। हालांकि बाद में उसके बेटे मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि अपना ली थी, लेकिन वो नींव कभी मजबूत नहीं हो पाई। तो हमने देखा कि तुगलक काल बड़े विचारों और बड़े विरोधाभासों का दौर था। एक तरफ मोहम्मद बिन तुगलक की आसमान छूने वाली योजनाएं थीं, जो जमीन पर बुरी तरह गिरी। दूसरी तरफ फिरोज शाह तुगलक का जमीन से जुड़ा हुआ काम था, जिसने साम्राज्य को कुछ वक्त के लिए तो संभाला, लेकिन शायद कुछ ऐसी रियायतें भी दी जिन्होंने आगे चलकर सल्तनत को कमजोर कर दिया। स्रोत हमें इन सुल्तानों के बड़े बड़े फैसलों के बारे में बताते हैं। राजधानी बदली, सिक्के बदले, नए शहर बसे, नए टैक्स लगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन लगातार हो रहे बदलावों का आम जनता पर क्या असर पड़ रहा होगा। सही बात है। कल्पना कीजिए उस आम दिल्ली वाले की, जिसे एक दिन हुक्म मिलता है कि अपना घर बार छोड़कर 1500 किलोमीटर दूर एक नई शहर में बसना है, या उस किसान की जिसकी मुद्रा रातों रात बेकार हो जाती है। एक शासक की महान दृष्टि और जनता की स्थिरता की जरूरत के बीच संतुलन कैसे बनता है, यह सवाल तब भी प्रासंगिक था और आज भी है।